नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारे खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले बात माफिया मुख्तार पर दर्ज एक और मुकदमे की, फिर बात करेंगे शाइस्ता और शूटर के फरार होने की, उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक फर्जीवाड़े की, फिर बात करेंगे अलीगढ़ में इंसानियत पर उठे सवालों की, और आखिर में एमपी में हो रहे इंडिया वॉइस के असर की। तो चलिए करते हैं शुरुआत 5 शहर 5 खबर की। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दस्तावेजों की जांच की थी, जहां जांच के दौरान मुख्तार के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में अलग अलग जन्मतिथि मिली है। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी नामों में भी फेरबदल मिला है। उसी के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाले मुख्तार के सहयोगियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस प्रकार से देखा जाए माफिया मुख्तार पर एक और मुकदमा है, दस्तावेजों छेड़छाड़ का मामला है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की है। बताया जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी नामों में अलग अलग स्पेल्स किया गया है, मतलब उनके नाम अलग हैं। क्या कुछ अहम जानकारी है इस पूरे मामले पर? संपर्क हम संदीप से साधने की कोशिश करेंगे फिर से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बता दें, पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की। आधार व वोटर कार्ड में अलग जन्मतिथि पाई गई है। हिंदी और अंग्रेजी नामों में भी फेरबदल देखने को मिला है। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। माफिया मुख्तार पर एक और मुकदमा दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने पर हुआ है। पुलिस ने की थी दस्तावेजों की जांच। आधार वोटर कार्ड में अलग अलग जन्मतिथि, हिंदी और अंग्रेजी नामों में फेरबदल किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी नामों में अलग अलग फेरबदल देखने को मिला है मुख्तार के, और माफिया मुख्तार पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला ये बताया जा रहा है। आधार वोटर कार्ड में अलग अलग जन्मतिथि है। पुलिस ने की थी दस्तावेजों की जांच। साथ ही साथ आपको बता दें, माफिया मुख्तार पर एक और मुकदमा दस्तावेजों के छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किया गया है। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जांच पड़ताल की जा रही है, और क्या कुछ निकल कर आता है जांच के बाद ही होगा। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी नामों में भी फेरबदल मिला है। उसी के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाले मुख्तार के सहयोगियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ बांदा से संदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस प्रकार से देखा जाए माफिया मुख्तार पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है संदीप? हुआ है जो कि बांदा जेल में बंद है। अगर बात करें बांदा मुख्तार अंसारी की, तो कल जो है, कल लगातार मुख्तार अंसारी के बंद होने की वजह से लगातार जिला प्रशासन जो है उसके बैरिक की जांच पड़ताल के लिए जाता रहता है। देर रात सर्विस देता रहता है, और बैरिक में जाकर के उसकी जांच पड़ताल की जाती है। उसी तर्ज पर पुलिस प्रशासन एक बार फिर गया था जेल पर, और जाकर के उसके दस्तावेजों की चेकिंग की गई, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। इनकी जब जांच की गई तो जांच में ये पाया गया कि जो मुख्तार अंसारी के जो आधार कार्ड है उसमें जी 1959 जन्मतिथि पड़ी हुई थी, और जो पैन कार्ड है उसमें 1963 जन्मतिथि दर्शाई गई थी। मतलब डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस था आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में।
इस पर क्या कुछ कहा है मुख्तार अंसारी के परिवार ने, मुख्तार ने? तो मुख्तार ने फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर बात की जाए जिला प्रशासन के, तो जिस तरह से जानकारी आ रही है कि जिला प्रशासन ने उसकी किसी प्रकार से कोई बात सुनी नहीं है और तत्काल दस्तावेजों पर छेड़छाड़ करने को लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं कि मुख्तार के जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसमें हिंदी और इंग्लिश के नामों में भी अंतर देखने को मिला है, जिसके आधार पर कहीं न कहीं प्रशासन को क्रोध आया है। इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, बिल्कुल आप बता रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के नामों में अंतर देखा गया है, स्पेलिंग अलग अलग है। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, केस दर्ज हो गया है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है मुख्तार के ऊपर इस मामले में गड़बड़ी करने पर? जी देखिए, जिस तरह से अभी अगर बात करें हाल ही में, तो जो मुकदमा बांदा में जो दर्ज हुआ है 420, 467, 468 और 471 की धाराओं पर मुख्तार अंसारी को मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एक गंभीर धाराएं हैं कुल मिलाकर के बात की जाए तो, और इसके आधार पर हो सकता है जिस तरह से और भी जो मुख्तार में मामले चल रहे हैं उसी को देखते हुए अन्य किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि बांदा प्रशासन जो है कब जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे पाएगा। बिल्कुल, अभी आपका कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है, अब ये देखना होगा कि बांदा का प्रशासन इस पर कब कार्रवाई कर सकता है। मैं आपसे ये और जानना चाहता हूं, संदीप, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, पुलिस ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला जिस प्रकार से बताया जा रहा है, पुलिस को कैसे खबर मिली, कहां पर उसको ये पता पड़ा कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई है? क्या कोई जांच पड़ताल की जा रही थी या कोई इंफॉर्मेशन मिली थी? देखिए, जिस तरह से पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अपने मामलों को बताती नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा रहा होगा कि पुलिस को किसी खुफिया तंत्र के माध्यम से इसको पूरे मामले की जानकारी मिली, तभी जा करके पुलिस ने उसके बैरिक में दबिश दी है। उसके बाद ही उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी को चेक किया गया था। इसके बाद ही कहीं न कहीं ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। संदीप, ये तो जांच चल रही है, क्या मुख्तार पर और भी कोई जांच हो सकती है जो पुलिस इस पर संदेह कर रही हो? संदीप, फिलहाल देखिए अभी और मामला सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन इसी दस्तावेजों के हेराफेरी के मामले में और भी जो अज्ञात लोग हैं जो मुख्तार का सहयोग कर रहे थे इन अज्ञात। जी शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कुख्यात शूटर गुड्डू मुस्लिम दोनों फरार हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता को पकड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम को कामयाबी नहीं मिली है। इधर शाइस्ता को लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। उसके गुड्डू मुस्लिम के साथ होने की बात उठने लगी है। बड़ी बात यह है कि शाइस्ता ने ही अपने बेटे असद के जनाजे पर पहुंची और ना ही अपने शौहर अतीक अहमद की अंतिम विदाई में शामिल हुई। माना जा रहा है कि वह अब अतीक का गैंग संभालने की फिराक में है। तो क्या वह अतीक के ही लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर पुलिस से बच रही है? उत्तर प्रदेश की टास्क फोर्स उसे लेकर हर कोने से सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो शाइस्ता अभी भी फरार चल रही है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है शाइस्ता को पकड़ने के लिए। बताया जा रहा है कि शाइस्ता अपने शौहर जो बस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके जो नेटवर्क को चलाने की कोशिश कर सकती है। लगातार पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए शाइस्ता को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लगातार पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है और ये बताया जा रहा है कि वो अपने शौहर का नेटवर्क अंदर ही अंदर चला सकती है। क्या कुछ अहम जानकारियां और निकल कर आ रही हैं शाइस्ता के मामले को लेकर? शोएब, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर शाइस्ता परवीन अभी एसटीएफ और पुलिस की पकड़ से दूर है। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। एक लंबा समय बीत चुका है। तमाम तरह के टेक्निकली ये जो सर्विलांस और इनकी तमाम की मदद लेने के बाद भी अभी भी शाइस्ता उनकी पकड़ से दूर है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन को वो लोग भी मदद कर रहे हैं, ऐसा लोगों में चर्चा का विषय है जो पुलिस और एसटीएफ की नजर से दूर हैं, यानी वो चिन्हित लोग नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं क्योंकि राजनीतिक
पकड़ भी रही है। जी। अतीक अहमद और अशरफ की विधायक और सांसद रहे हैं, तो ऐसे में शायद अब ऐसे लोग मदद कर रहे हों जो पुलिस और एसटीएफ की राडार से दूर हों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस और एसटीएफ की राडार पर है, जिन पर ये शक है कि वो शाइस्ता परवीन की मदद कर सकते हैं। ऐसे में उनकी तमाम कोशिशों के बाद अभी तक शाइस्ता को न पकड़ पाना कहीं ना कहीं तो इशारा जरूर कर रहा है कि शाइस्ता उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है जो पुलिस की राडार से दूर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शाइस्ता परवीन जो है वो अब अतीक के कुल मददगारों की मदद दे रही हैं जो पुलिस की निगाह से बची हुई है या उनको अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। और यही वजह है कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी अभी भी शाइस्ता परवीन को पकड़ा नहीं जा सका है। अलग अलग टीमें उस पर काम कर रही है, एसटीएफ की टीमें लगाई गई, कई ऐसी लोकेशन पर छापेमारी की गई जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि शाइस्ता परवीन यहाँ मिल सकती है, उसके बावजूद शाइस्ता परवीन की कोई लोकेशन नहीं मिली है। तो ये जरूर चुनौती है और अब इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। ऐसे में अतीक और अशरफ की जो एक तरह से विरासत है या जो उनकी संपत्ति है उसको कौन संभालेगा। अतीक के दो बड़े बेटे फिलहाल नैनी और लखनऊ की जेल में है, दो बेटे जो नाबालिग हैं वो बाल सुधार गृह में है। शाइस्ता परवीन के बारे में यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही इस पूरे नेटवर्क को संभाले। इस तरह की कयास आ रही, लेकिन अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये क्योंकि 6 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं, हिस्ट्री सीट खुलने की भी बात हो रही है, हिस्ट्री सीटर भी बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे में शुक्रिया श्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली नगर पालिका से नवनिर्वाचित चेयरमैन की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें 2023 नगर निकाय के इस चुनाव में खतौली नगर पालिका सीट से गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी हाजी शहनवाज उर्फ लालू ने निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णपाल को हराकर जीत दर्ज की थी, जबकि इस सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। लेकिन इस सीट पर हुए चुनाव में एक नया मोड़ शुक्रवार को उस समय सामने आया जब बीजेपी के बागी पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णपाल के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवनिर्वाचित चेयरमैन हाजी शहनवाज पर आरोप लगाया कि इस चुनाव में हाजी शहनवाज ने आरक्षण को लेकर अपनी जाति छुपाई है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर ये चुनाव लड़ा है। ये नगर पालिका में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जो है एक लोकदल राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जो प्रत्याशी थे शाहनवाज लालू, उनके द्वारा जो है एक प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया है। और जैसे कि अभी सामने आए हैं जो दस्तावेज़ सामने आए 1961 के बाद 64 के उनका जन्म प्रमाण संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ आए हैं अभी, उससे ये सिद्ध होता है कि उनकी जो जाति है वो शेख है और उनके दादा उनके पिताजी द्वारा अपने आप डिक्लेयर किया गया है कि मैं जाति शेख नाम के आगे। तो उससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये जनरल कास्ट जनरल बिरादरी से संबंध रखते हैं और इनका चुनाव लड़ने के लिए ये बाध्य नहीं थे कि ये चुनाव लड़ सकते हों खतौली का 2023 का चुनाव। और इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि संकट के बादल मंडराने लगे हैं शहनवाज के ऊपर, बताया जा रहा है कि आरक्षण को लेकर अपनी जाति छुपाई थी और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर ये चुनाव लड़ा था। क्या कुछ अहम जानकारी, किस प्रकार की दस्तावेज जो चेक होने के बाद निकल कर आई हैं जानकारियां, क्या कुछ अहम है? आशुतोष, बता दूं मैं कि जो बोर्ड चेयरमैन है पारस जैन, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि खतौली में नगर चुनाव में जो इस बार गठबंधन के प्रत्याशी थे हाजी शाहनवाज लालू जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनकी जाति को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है कि जो पूर्व में इनके पिता के द्वारा इनके दादा के द्वारा जो अपनी जाति दर्शाई गई थी जो शेख थी, और शेख जो है वो जनरल कैटेगरी में आती है। वहीं अगर बात की जाए खतौली नगर पालिका की, तो खतौली नगर पालिका इस बार आरक्षित थी, ओबीसी पर आरक्षित यहाँ चुनाव हुआ था जिसमें हाजी शाहनवाज लालू जीते हुए हैं। तो ऐसे में उनका ये आरोप है कि उनके द्वारा अपनी जाति को छुपाया गया और इसीलिए उन्होंने जांच की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने जो जिलाधिकारी है अरविंद मलप्पा बंगारी, उनसे भी ये अपील की है कि जब तक इसमें जांच पूर्ण नहीं हो जाती तब तक शपथ ग्रहण को रोक दिया जाए। बिल्कुल, मतलब शपथ ग्रहण उनका रोक दिया गया। इस पर शहनवाज का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जो आरएलडी प्रत्याशी थे?
देखिए, जो जीत के प्रत्याशी हैं शाहनवाज लालू, उनसे संपर्क करने का हमारा प्रयास किया गया, उन पर हमारे द्वारा फोन भी किया गया, लेकिन उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि उनके द्वारा जो उनके समर्थकों से बात की गई है, उनके द्वारा कहा जाए कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, और उन्होंने जो अपना ओबीसी का जो आरक्षण जो उन्होंने अपना दिखाया था वो सही है, उनका प्रमाण पत्र सही है, क्योंकि वह कलाल हैं और कलाल जो है वो ओबीसी में आते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और निर्दलीय प्रत्याशी जो कृष्णपाल जो शिकायत दी थी, और उनका क्या कहना है, क्या कुछ और मांगे हैं, और मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूं आवाम का क्या कहना है कि जनता ने वोट दिया था और जिस प्रकार से निकल कर आया तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ है, तो जनता इस पूरे मामले पर क्या कह रही है शहनवाज को लेकर? देखिए, इस चीज को लेकर जब कल पारस जैन के द्वारा इसमें प्रेस वार्ता की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच ये चर्चा का विषय तो जरूर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा और जो गठबंधन वो कहीं ना कहीं एक तरह से आश्वस्त है, क्योंकि उनका गठबंधन के जो समर्थक है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, और जो हाजी शाहनवाज लालू है पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उसी के चलते उन्होंने ये चुनाव जीता है और जीता भी है। तो ऐसे में अब देखना ये जरूर होगा, क्योंकि अरविंद मल्लप्पा मंगारी जो जिलाधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के, उनके द्वारा यहाँ इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बाद ही इसमें कुछ कह पाना मुमकिन होगा। आरएलडी का कोई स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले पर? आशुतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए। आरएलडी का क्या स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी आरएलडी से या हाजी शाहनवाज लालू से हमारी अभी कोई बात नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो आरएलडी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका। हमारी बात हुई। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग पर इंसानियत और पैसा दोनों को शर्मसार करने का आरोप लगा है। दरअसल अलीगढ़ में प्रसव से तड़प रही महिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां परिजनों के आरोपों के मुताबिक महिला को भर्ती करने के नाम पर 1000 रुपए की मांग की गई। जब परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो स्टाफ ने महिला को इगलास सामुदायिक केंद्र से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो महिला ने अस्पताल के बाहर खाली पड़े प्लॉट में ही झाड़ियों के बीच बच्चे को जन्म दिया। खुली झाड़ियों में बच्चे को जन्म देने की जानकारी जैसे ही फैली, वैसे ही आनन फानन में मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और प्रसूता को जिला अस्पताल मलखान सिंह ले जाया गया। आपको बता दें, झाड़ियों में बच्चे को जन्म देने की इस घटना को वहां के गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन में भी कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएससी इगलास में जो घटना है सर, ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ है इसमें, सच क्या है इसका? देखिए, जो सीएससी इगलास पे जो वीडियो वायरल किया गया है, तो उसमें एक पूनम नाम की गर्भवती महिला वहाँ प्रसव के लिए पहुंची। जब उसको देखा गया तो उसके पूरे शरीर पे सूजन थी, प्रसव उसके मतलब प्रसव पीड़ा में थी। तो उस समय उसके शरीर की सूजन और गंभीरता को देखते हुए उसको रेफर करने की सलाह दी गई। इसी बीच उनके द्वारा जो है अस्पताल परिसर से बाहर की ओर जाया गया। तो उस दौरान चूंकि वो प्रसव पीड़ा में थी तो प्रसव उसको वहाँ पर हुआ। तुरंत जैसी संज्ञान हुआ उसको बच्चे समेत सीएससी पे शिफ्ट किया गया। बच्चे की नाल काट के बच्चे को सुरक्षित जो है रखा गया। ये गंभीरता भी आप पहले अगर पूरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद आप शायद निर्णय ले पाएंगे। गंभीरता देखते हुए उसे तुरंत जो है मोहनलाल गौतम रेफर किया गया। मोहनलाल गौतम ने जब उसको एग्जामिनेशन किया तो उसके पेट में जो है पानी भरा हुआ था और पेट फूलना शुरू हो रखा था। तो उसके वहाँ प्राथमिक उपचार कर उसे जेएनएमसी रेफर कर दिया गया। जेएनएमसी की चिकित्सकों की टीम के द्वारा जो है उसको उपचार किया जा रहा है। हमारी टीम वहाँ भी उनके साथ बात कर रही है। सुबह भी बात की गई थी। महिला अभी स्थिर है, बच्चा स्वस्थ है, परंतु मेडिकल की टीम ने जब उसे एग्जामिन किया तो उसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होना। और हमारे साथ संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रसव महिला को हो रहा था और अस्पताल ने 1000 रुपये मांगे और 1000 रुपये ना देने पर महिला ने बाहर झाड़ियों बच्चे को जन्म दिया। जब ये देखा कि तो तुरंत एम्बुलेंस आती है। पहले समझाइए क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से इस मामले को प्रशासन देख रहा है। प्रदीप। इगलास है जहाँ पर एक महिला जिसका नाम पूनम है अपने प्रसव के लिए बच्चे को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची है, जहाँ पर अस्पताल कर्मचारी उसे मना करते थे कि इस समय कोई व्यवस्था नहीं है, वजह पैसे की मांग करते हैं। तो वहीं आज सुबह में जो महिला गई थी, जो कुछ और मरीज बैठे हुए थे, वो उन्हें साइड में ले जाते हैं और झाड़ियों में उसका प्रसव कराया जाता है। उसके बाद में सूचना दी जाती है जब क्योंकि लोग
उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के वायरल करते हैं, तब सीएम को जानकारी होती है और उसके बाद में उस महिला को जो है इलाज दिया जाता है। जी सुनील। प्रदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है, क्या कुछ इस पर एक्शन लिया गया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। और पीड़ित महिला के परिवारों का क्या कहना है, उनके परिवारजन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवारजनों का तो साफ तौर पर आरोप है कि ये जो चिकित्सा वाकई बड़ी लापरवाही करने नजर आ रही है, क्योंकि अगर महिला को कुछ भी संभव है, क्योंकि महिला की हालत अभी इस तरह अभी मैंने ठीक नहीं है और उसका जो इलाज है वो अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज वहाँ चल रहा है। वहीं मामले पर कार्रवाई को लेकर बात करें तो हमने सीएमओ से बात की। सीएमओ का साफ तौर पर कहना था कि जो परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। वो ये उनका कहना था कि हमने इसको सिर्फ रेफर किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला की पूरे शरीर पर सूजन थी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए इसको रेफर कर देते। ऐसे वैसे की जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, उनमें कोई दम नहीं है। लेकिन परिवारजनों का साफ तौर पर कहना और जो वीडियो वायरल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मामला संगीन है। जी सुनील। बिल्कुल, मामला बहुत संगीन है और उस प्रदेश की बात हो रही है जहां पर योगी जैसे सीएम है जो बहुत ही एक्टिव माने जाते हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है अलीगढ़ से कि एक प्रसव के दौरान महिला झाड़ियों बच्चे को जन्म देती है। सवाल इस बात का भी उठता है प्रदीप कि अगर महिला की हालत खराब थी तो एम्बुलेंस से उसको दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं भिजवाया गया, क्यों महिला को अकेले छोड़ दिया गया? और जब महिला ने जन्म दिया तो उसके बाद एम्बुलेंस झाड़ी पर क्यों उसको लेने गई? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस महिला को उन्होंने उसकी हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया, तो उसी महिला को उसके बाद इलाज के लिए फिर दोबारा लिया जाता है और दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है। जब ये बाद में हो सकता है तो पहले क्यों नहीं किया गया, इसको प्रिवेंटिवली महिला को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है, बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। बेशक अधिकारी से बचाने की कोशिश करें, लेकिन विभाग की कार्रवाई होना इस पर तय नहीं। शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेवर सख्त होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीएम ने आदेश देते हुए कहा कि 23 मई तक अधिकारियों के खिलाफ सारे मामले अब पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने पोर्टल जारी किया है और दावा है कि तमाम भ्रष्ट शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के सारे मामले पोर्टल पर दर्ज होंगे। दरअसल सीएम का कहना है वह खुद मामलों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग मामलों की वजह से राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। मामला यह भी है कि अब चुनावी साल है, ऐसे में सीएम किसी भी तरह का आरोप सहन नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिवराज सरकार शिकंजा लगातार कस रही है। तो आपको बता दें, लगातार इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने और सीएम ने निर्देश दिए हैं 23 और इस खबर पर हमारे साथ तरुण कुमार, स्टेट हेड मध्य प्रदेश के, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस प्रकार से देखा जाए कि सीएम काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में देखा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव हैं और अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इंडिया वॉइस की खबर का भी असर हुआ है, अब सारे मामले पोर्टल पर दर्ज होंगे। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं और इंडिया वॉइस के असर किस किस प्रकार से प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है? तरुण, मैं आपको कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इंडिया वॉइस की खबर का, हर खबर का असर है, लगातार दिखता है। ऐसा ये पहली बार नहीं है कि इंडिया वॉइस की किसी खबर का असर हुआ है। इससे पूर्व में भी कई खबरों का इंडिया वॉइस की कई खबरों का जो है असर हो चुका है और सीधा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के और शासन प्रशासन जो है खबर को देखते हुए तुरंत हरकत में आते हैं और तुरंत एक्शन मोड में आते हुए कार्रवाई करते हैं अधिकारियों पर। जैसा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था कि एक सरकारी पोर्टल जारी किया था। उस पोर्टल में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के मामलों में जिन शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच चल रही है, उन जांचों को और उन अधिकारियों को चिन्हित कर उस पोर्टल पर जारी करना था। बिल्कुल, आपने बताया कि पोर्टल पर उन मामलों को चिन्हित करना था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब किस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए काफी सख्त तेवर उनके नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है और जो कोई लापरवाही बरत रहा है उनको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? तरुण, जी बिल्कुल,
बिल्कुल। अब इस मामले में जो है लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का यह कहना था कि हमें अभियोजन स्वीकृति जो है शासन की तरफ से हमको भी नहीं मिली थी। अभियोजन स्वीकृति जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ईओडब्ल्यू लोकायुक्त विभाग को मिली है, उसके बाद लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू विभाग और संबंधित सभी विभाग जो है हरकत में आते हुए इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं और सरकार इन सभी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष है मध्य प्रदेश में। इस वर्ष चुनावी जो है विधानसभा चुनाव है। इस वजह से शिवराज सरकार एवं मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि सरकार की छवि कहीं भी किसी तरह से धूमिल हो, जिस वजह से कई सारे ऐसे अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, लोकायुक्त जिन पर शिकंजा कस रही है, सरकार जिन पर शिकंजा कस रही है। कई सारे ऐसे परिवहन विभाग में ऐसे अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में ऐसे अधिकारी हैं, कई सारे आईएएस अधिकारी हैं जिन पर सरकार शिकंजा कस रही है और इनके खिलाफ लोकायुक्त में पूर्व में भी जांच चल रही है। शिकायत इनके खिलाफ दी गई है, इनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने मध्य प्रदेश में एक अच्छे पद पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को करोड़ों लाखों की हानि पहुंचा रहे हैं। तरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, आपका कहना है कि सीएम काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या अधिकारियों के काम करने के तरीके में कुछ परिवर्तन देखा गया? बता रहे हैं कि पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं सारे मामले, तो क्या कोई चेंजेस आए हैं वहां के ऑफिसर्स में जो काम करने के तरीके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस समय सीएम का ये आदेश था उस समय के बाद से मध्य प्रदेश के शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई है। सभी लोगों में डर का माहौल है कि कब किसके घर छापा पड़ जाए, कब किसके घर लोकायुक्त पहुंच जाए, किसी को अंदाजा नहीं है। रात को लोकायुक्त छापा मारे, सुबह ईओडब्ल्यू छापा मारे, कब किसके घर छापा पड़ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से दिन प्रतिदिन जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल सभी जगह पर लगभग आईएएस और कई सारे जो शासकीय विभागीय अधिकारी हैं, कई सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके घर छापे लगातार पड़ रहे हैं। तो ये कहना लाजमी होगा बिल्कुल कि ये जो आदेश निकला है और जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों में डर का माहौल बना हुआ है। तरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपका कहना है कि लगातार अधिकारी काफी मतलब ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं कब एक्शन के ऊपर हो जाए। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान एक्टिव है मध्य प्रदेश में, वहां की जनता का क्या कहना है कि उनके इस काम करने के तरीके को लेकर? देखिए, जनता का रुख तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि जनता का रुख क्या है, क्योंकि जनता जो है सरकार से काफी परेशान भी है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो है घोषणाएं अपने शासनकाल में जो मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाएं की थी उसमें से 1188 घोषणाओं पर अभी काम करना बाकी है। शिवराज सरकार के पास सिर्फ 93 दिन बाकी हैं इन 1188 घोषणाओं पर काम करने के लिए, और 93 दिन में इन 1188 घोषणाओं पर काम करना असंभव है। तो अब देखना ये होगा सरकार किसको मध्य प्रदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर और 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।